हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी तो आप उसको डाउनलोड करके देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छी व्यू में दिखता है और कम एमबी में होती है वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो था, इसके होने के कारण क्या थे? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट 1930 में आई थी, उसकी समीक्षा के लिए ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसके आयोजन स्थल था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, जिसे अब बर्मिंघम पैलेस कहते हैं। यहीं पर ब्रिटेन के राजा रानी रहते हैं। दोस्तों उस वक्त ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। क्योंकि पूछता है कि गोलमेज सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3। उनको याद करना भी आसान है क्योंकि वो लगातार 3 साल हुए थे। पहला 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, दूसरा 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक, तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, कुल मिलाकर यूँ कहें, अगर आपको डेट नहीं याद होती है तो कम से कम आप वर्ष याद रख लीजिए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। ठीक है, अब पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन था यानी भारत में? तो इरविन था। इरविन का शासनकाल उस वक्त 1926 से 1931 तक था। इस दौरान जो था पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय विलिंगडन था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भी विलिंगडन ही वायसराय था भारत का। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, इनको एकदम नहीं भूलना है। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। इसमें शामिल होने वाले लोग थे हिंदू महासभा की तरफ से M.R. जयकर और V.S. पुंजे, मुस्लिम लीग की तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद शफी। सिखों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सरदार संपूर्ण सिंह, उज्जवल सिंह। ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल और डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, यानी उस वक्त अछूत कहे जाते थे, SC/ST नहीं कहे जाते थे, तो अछूतों की तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वहाँ पर नेतृत्व किया था। वहीं महिलाओं की तरफ से राधाबाई सुब्बारामन और बेगम जहां आरा ने नेतृत्व किया था। दोस्तों इन गोलमेज सम्मेलनों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी था कि जो भारत में बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं या फिर जो भी लीडर हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। नहीं तो वैसे क्या होता था कि अलग अलग बात करने पर मतभेद ज़्यादा हो जाते थे। दोस्तों नोट में देख पा रहे होंगे आप, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, M.R. जयकर तथा तेज प्रताप सप्रू, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यूपी PCS में पूछा गया सवाल है कि किन लोगों ने लगातार तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, M.R. जयकर और तेज प्रताप सप्रू। दोस्तों कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? पहले गोलमेज सम्मेलन का वैचारिक मतभेद होने के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल कराने के लिए दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो आप यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली समझौता किन के बीच हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में लाने के लिए हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि दिल्ली समझौता क्या है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता हुआ था दोस्तों, यानी गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसे अप्रूवल मिला था कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। एक पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी को किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे? तो वो था कराची अधिवेशन 1931 का। दोस्तों गांधी इरविन समझौते के लिए जो प्रयास किए थे वे तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने किया था। दोस्तों सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को 2 महान आत्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, 2 महान आत्माएं किसे कहा था? इरविन को और गांधी जी को कहा था। दोस्तों पत्रकार एलन कैंपबेल ने इसे सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। दिल्ली समझौते के परिप्रेक्ष्य में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, सरोजिनी नायडू ने कहा कि यह 2 महात्माओं का मिलन है। पत्रकार एलन कैंपबेल ने कहा यह सांत्वना पुरस्कार है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों जो दिल्ली समझौता हुआ उस वक्त जो भारत में वायसराय था वो इरविन था। यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड क्या थी जो इरविन ने मान ली? हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पद पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। ये कांग्रेस की डिमांड थी जो इरविन ने मान ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात होती है कि ऐसे तो कोई आपकी शर्तें मानेगा नहीं, उसकी भी कुछ शर्तें होंगी। तो इरविन ने जो शर्त रखी थी कांग्रेस के सामने, वो कांग्रेस ने मान ली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की समीक्षा या फिर मांग छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता दोस्तों इस प्रकार सफल हो जाता है क्योंकि कांग्रेस जो थी वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गई। और ठीक है, और यही इसका मुख्य कारण भी था। वैसे तो और भी कारण मैंने जो पीछे बताए वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था।
इसका समय है 7 सितंबर 1931 से शुरू होकर 2 दिसंबर 1931 तक। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो वहां पर पहुंचे थे। सरोजिनी नायडू महिलाओं की बात लेकर वहां पहुंची थी। ये लोग कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी हिंदू और उदारवादी पक्ष से गए थे। इस वक्त भारत में वायसराय विलिंगटन था, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो भारत में वायसराय था वह विलिंगटन था। दोस्तों, तीनों लोग कौन कौन, गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय एक ही जहाज से गए थे। उस जहाज का नाम था राजपूताना जहाज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि किस जहाज से गए थे, तो राजपूताना जहाज से गए थे। और वही डिप्रेस्ड क्लास से जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे, मुल्तान नाम के एक जहाज था उससे। इसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। यहाँ पर नोट में देखेंगे, महात्मा गांधी जब राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे तो वे किंग्सले हॉल में रुके थे और उनके वस्त्र थे धोती और लंगोटी, ठीक है। मैंने धोती और लंगोटी पहनने का उनका इतिहास पहले भी शॉर्ट वीडियो में बना चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या थी इस सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। यहाँ पर कांग्रेस कह रही थी कि ऑल इंडिया यूनियन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, वयस्क मताधिकार का अधिकार मिले, ठीक है, यानी वयस्क मतदान का अधिकार मिले, 18+ जो हो जाते हैं। अंबेडकर जी ने, यही पे बात बिगड़ जाती है, अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्ट्रॉल की मांग कर दी। इससे क्या होता, गांधी जी के अनुसार यह बात थी कि अगर इलेक्ट्रॉल मिल जाता है, सेपरेट इलेक्ट्रॉल अनुसूचित जाति को, तो उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा, जो कि यह देश को बांटने जैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम भाई जो थे वो बढ़ चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अंबेडकर जी की इस मांग का गांधी जी ने जबरदस्त विरोध कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम तथा पृथक निर्वाचन को और मजबूत करने की मांग की थी, क्योंकि 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार हुआ था उसमें ऑलरेडी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, लेकिन जिन्ना और उस चीज़ को मजबूत करना चाहता था। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन पर जबरदस्त असहमति बन गई और यह सम्मेलन असफल साबित हो गया, ठीक है। यहाँ पर नोट में देखेंगे, गांधी जी जब सेंट जेम्स पैलेस यानी धोती लंगोटी पहने पहुंचे तो यहीं पर विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। यह पूछा गया सवाल है कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो वह कहा था, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नीचे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के समय 22 सितंबर 1921 को मदुरै तमिलनाडु में गांधी जी थे और वहीं पर उन्होंने लंगोट और धोती पहनना शुरू कर दिया था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड हो गया हमारा यहाँ पे। अब लास्ट यहाँ पर जो रैमजे मैकडोनाल्ड था उसने हस्ताक्षर करवा लिए और अब जो उसने कहा कि अब जो भी करना होगा ब्रिटिश सरकार करेगी। तो गांधी जी जो थे वो बेस्टिनिया जहाज से वापस आ जाते हैं भारत। इसके बाद वापस आते ही गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और यरवदा जेल जो मैंने बताया था पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ भेज दिया जाता था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है कि इन अवरोधों से खिन्न होकर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि भारत को बांटने की साजिश से उसने सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड की घोषणा कर दी, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है जो इलेक्ट्रॉल सेपरेट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो हुई थी वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। यहीं से सारे झगड़े की जड़ शुरू हो गई। इसके बाद दलित वर्ग को जो था वो पृथक निर्वाचन मिल गया, जो कि अम्बेडकर जी की मांग थी। गांधी जी ने असहमति जताते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया, यानी कि फास्ट अंटिल डेथ। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यह आमरण अनशन शुरू किया यरवदा जेल में और देशव्यापी खबर बनने के बाद अम्बेडकर जी पर काफ़ी दबाव बनने लगा। इसके बाद अम्बेडकर जी यरवदा जेल जाते हैं। वहाँ पर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, यानी कि जो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ उसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था और यह पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, क्योंकि गांधी जी उसी जेल में बंद थे। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर था वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, लेकिन गांधी जी ने नहीं किया। गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इस समझौते को कराने के लिए जो प्रयास किया था वह तेज बहादुर सप्रू और सी राजा गोपालाचारी ने किया था। और इस समझौते का निष्कर्ष क्या निकला कि पृथक निर्वाचन की मांग जो थी वह समाप्त हो गई। प्रांतों में 71 की जगह 148 सीटें आरक्षित हो गई अम्बेडकर जी की मांग के अनुसार और केंद्र में 18 स्थान रिजर्व कर दिया गया। अब लास्ट हमारा होता है यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। इसका समय था 17 नवंबर 1932 को शुरू होकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था और इसे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर श्वेत पत्र जारी किया इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों का निष्कर्ष था। कौन? जो श्वेत पत्र वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया मार्च 1933 में। इसे भावी संविधान के प्रारूप की संज्ञा दी गई। वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा कि इसी के प्रारूप के आधार पर आगे चलकर भारत का संविधान बनेगा। इसी श्वेत पत्र से निकल कर आया था जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसने भारत के वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार अधिनियम किसका प्रारूप माना जाता है, तो वह श्वेत पत्र जो 1933 में आया था उसका एक प्रारूप माना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच।